नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल स्टडी विद सत्यम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम एलएलबी 6 सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र बौद्धिक संपदा कानून के आगे के बचे हुए समस्त प्रश्नों को याद करेंगे और समझेंगे। अब तक हमने लगभग 156 से अधिक प्रश्नों को याद कर लिया है तथा इसके आगे के शेष प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से याद करेंगे। मित्रों, पार्ट 2 में कुछ तकनीकी समस्या के कारण केवल 56 प्रश्न ही हम लोग याद कर पाए थे, जिसके आगे के प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से याद करेंगे। तो जिन मित्रों ने अब तक पार्ट 1 व पार्ट 2 के वीडियो को ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख लें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ताकि आपको लॉ से जुड़े हुए समस्त स्टडी मटेरियल इसमें उपलब्ध हो सके। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की। मित्रों, प्रश्न नंबर 158 आपका कहता है, व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 की धारा 85(1) के अंतर्गत व्यक्ति अध्यक्ष पद की नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा जब तक वह आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कहता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश ना हो अथवा ना रहा हो। दूसरा कहता है जिला न्यायालय का न्यायाधीश ना हो अथवा ना रहा हो। तीसरा कहता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ना हो अथवा रहा हो। या चौथा कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे विकल्प नंबर सी सही होगा कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ना हो अथवा रहा हो। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 159 कहता है, निम्न में से कौन कुछ अन्य चिन्ह की श्रेणी के अंतर्गत आता है। कुछ अन्य चिन्ह ध्यान रखें, वाक्य कुछ अन्य चिन्ह की श्रेणी के अंतर्गत आता है। पहला कहता है सुविज्ञ व्यापार चिन्ह, दूसरा कहता है सेवा चिन्ह, तीसरा कहता है संग्रह चिन्ह, या चौथा कहता है उपर्युक्त सभी। तो याद रखें मित्रों, यह उपर्युक्त सभी अर्थात विकल्प नंबर डी सही होगा। निम्न में से कौन कुछ अन्य चिन्ह के अंतर्गत आता है। तो कुछ अन्य चिन्ह के अंतर्गत सुविज्ञ व्यापार चिन्ह भी आते हैं, सेवा चिन्ह भी आते हैं और संग्रह चिन्ह भी आते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, व्यापार चिन्ह से संबंधित कौन सा सम्मेलन निम्न में से है। आपको 4 सम्मेलन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि व्यापार चिन्ह से संबंधित कौन सा सम्मेलन निम्न में से है। पहला कहता है औद्योगिक सम्मेलन 1967 संपदा संरक्षण के लिए पेरिस। दूसरा कहता है वैश्विक प्रतिलिपि अधिकार सम्मेलन, या तीसरा कहता है बर्ने सम्मेलन 1986, या चौथा कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका प्रश्न नंबर 160 का व्यापार चिन्ह से संबंधित कौन सा सम्मेलन निम्न में से है का विकल्प नंबर ए सही होगा। औद्योगिक सम्मेलन 1967 संपदा संरक्षण के लिए पेरिस में जो हुआ था। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 161 नंबर कहता है, व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 की धारा 89 के अंतर्गत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा कोई सदस्य अपने हस्तलिखित सूचना से संबोधित करते हुए त्याग पत्र दे सकता है। किसको त्याग पत्र दे सकता है? 4 विकल्प हैं। कहता है भारत के राष्ट्रपति को, दूसरा कहता है भारत के प्रधानमंत्री को, तीसरा कहता है भारत के उपराष्ट्रपति को, या चौथा भारत के महानिदेशक को या महानिदेशक को। तो आपका सही विकल्प होगा भारत के राष्ट्रपति को। अर्थात व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 की धारा 89 के अंतर्गत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा कोई सदस्य अपने हस्तलिखित सूचना से संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को दे सकता है। भारत के राष्ट्रपति को दे सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है, व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 की धारा 86 के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल अवधि क्या है। आपसे कार्यकाल की अवधि पूछी गई है। कहता है 3 वर्ष है या 6 वर्ष है या 2 वर्ष है या 5 वर्ष है। तो मित्रों, कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष है, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका पूर्णतः सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है, व्यापार चिन्ह भारत में व्यापार चिन्ह कानून के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि व्यापार चिन्ह कानून के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। पहला कहता है व्यापार चिन्ह कानून अपंजीकृत व्यापार चिन्ह को चला देने के अंतर्गत संरक्षण प्रदान करता है। दूसरा कहता है व्यापार चिन्ह कानून पंजीकृत व्यापार चिन्ह को संरक्षण प्रदान करता है। या तीसरा कहता है ए व बी दोनों, या चौथा कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, ए एवं बी दोनों। अर्थात व्यापार चिन्ह कानून के संबंध में सत्य कथन है व्यापार चिन्ह कानून अपंजीकृत व्यापार चिन्ह को चला देने के अंतर्गत संरक्षण प्रदान करता है तथा व्यापार चिन्ह कानून पंजीकृत व्यापार चिन्ह को संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 164, अपंजीकृत व्यापार चिन्ह के उल्लंघन के लिए क्षति पाने या रोकने को कोई कार्यवाही करने कोई व्यक्ति का हकदार नहीं होगा।
यह कथन है विधिमान्य नहीं है, यह कथन सही है, यह कहता है आधा सही आधा गलत है, यह कहता है गलत है। तो यह दिया गया कथन आपका सही है, अर्थात अपंजीकृत व्यापार चिन्ह के उल्लंघन के लिए क्षति पाने या रोकने को कोई कार्यवाही करने कोई व्यक्ति का हकदार नहीं होगा। यह कथन आपका सत्य है, सही है। अगला प्रश्न आपका कहता है भ्रामक समानता अर्थ है। जो भ्रामक समानता है इसका क्या अर्थ है? कहता है समान दृश्यमान, समान ध्वनि, भ्रम पैदा करना, ये उपर्युक्त सभी। तो आपका सही विकल्प होगा उपर्युक्त सभी, अर्थात भ्रामक समानता का अर्थ है समान दृश्यमान भी है, समान ध्वनि भी है, भ्रम पैदा करना भी है, अर्थात उपर्युक्त सभी। विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्न में से कौन सी शक्ति व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत पंजीयक की होगी? कौन सी शक्ति है जो पंजीयक की होगी? पहला कहता है वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में अंतिम निर्णय करने की, दूसरा कहता है वस्तु एवं सेवाओं के वर्गीकरण करने की, तीसरा कहता है वस्तुओं और सेवाओं का अंतरण करने की, यह कहता है ए व बी दोनों। विकल्प नंबर डी आपका कहता है ए व बी दोनों। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा, ए व बी दोनों। अर्थात कौन सी शक्ति व्यापार चिन्ह के अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत पंजीयक की होगी? तो जो पंजीयक की शक्ति होगी कि वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में अंतिम निर्णय करने की शक्ति होगी तथा वस्तुओं और सेवाओं का वर्गीकरण करने की भी शक्ति होगी। अगला प्रश्न आपका कहता है व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 9 प्रावधान करती है। पहला कहता है कि व्यापार चिन्ह के पंजीकरण के मना करने के लिए संबंधित आधारों के लिए, दूसरा कहता है व्यापार चिन्ह के पंजीकरण को पूर्णतया मना करने के लिए, या तीसरा विकल्प कहता है ए एवं बी दोनों, चौथा विकल्प कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका विकल्प नंबर बी सही होगा कि व्यापार चिन्ह के पंजीकरण का पूर्णतया मना करने के लिए। ध्यान रखें व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 9 यह प्रावधान करती है कि व्यापार चिन्ह के पंजीकरण का पूर्णतया मना करने के लिए प्रावधान करती है धारा 9। अगला प्रश्न आपका कहता है व्यापार चिन्ह के पंजीकरण की अधिसूचना की जानकारी किसे प्रदान की जाती है? कहता है पंजीकरण उपयोगकर्ता को या पंजीकरण शीर्षधारक को, या कहता है प्रत्येक उपयोगकर्ता को, या कहता है विकल्प नंबर डी ए एवं बी दोनों को। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा कि ए और बी दोनों को, अर्थात व्यापार चिन्ह के पंजीकरण की अधिसूचना की जानकारी पंजीकरण उपयोगकर्ता को भी दी जाती है और पंजीकरण शीर्षधारक को भी दी जाती है। अगला प्रश्न आपका कहता है व्यापार चिन्ह के उल्लंघन के मामले में निम्न में से कौन सा आदेश पारित किया जाता है या कौन सा आदेश पारित किया जा सकता है? पहला कहता है क्षतिपूर्ति के लिए आदेश, दूसरा कहता है मारेवा के आदेश, तीसरा कहता है नार्विथ फार्मा काल आदेश, या चौथा कहता है उपर्युक्त सभी। तो जो व्यापार चिन्ह के उल्लंघन के मामले में है तो उपर्युक्त सभी आदेश पारित किए जा सकते हैं, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। व्यापार चिन्ह के उल्लंघन के मामले में क्षतिपूर्ति के लिए आदेश भी पारित किया जा सकता है, मारेवा के आदेश पारित किया जा सकता है, नार्विथ फार्मा काल का आदेश भी पारित किया जा सकता है, अर्थात उपर्युक्त सभी आदेश पारित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्न में से किसे व्यापार चिन्ह के पंजीयन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है? पहला कहता है पंजीयक, दूसरा कहता है केंद्र सरकार, तीसरा कहता है राज्य सरकार, या चौथा कहता है ए एवं बी दोनों। तो आपका विकल्प नंबर ए सही होगा पंजीयक, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि व्यापार चिन्ह के पंजीयन के आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है तो ये पंजीयक होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है फर्जी व्यापार चिन्ह का प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी सजा दी जा सकती है? आपको वह सजा बतानी है जो फर्जी व्यापार चिन्ह का प्रयोग करने में दी जाती है। पहला कहता है कि 3 माह तक की कैद और 50,000 रुपए तक जुर्माना, या दोनों। दूसरा कहता है 6 माह तक की कैद या 1 लाख रुपए तक जुर्माना, या दोनों। तीसरा कहता है 3 वर्ष तक की कैद या 2 लाख रुपए तक जुर्माना, या दोनों। या चौथा कहता है उपर्युक्त सभी। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा कि 3 वर्ष तक की कैद या 2 लाख रुपए तक जुर्माना, या दोनों दिया जा सकता है। अर्थात यदि कोई फर्जी व्यापार चिन्ह का प्रयोग करने के लिए दोषी पाया जाता है तो उसे 3 वर्ष तक की कैद या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों दिया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है व्यापार चिन्ह को पंजीकृत जैसा झूठा पेश करने के लिए क्या शास्ति है? तो पहला कहता है कि जुर्माना या 4 वर्षों की सजा, या दोनों। दूसरा कहता है 2 वर्ष का कारावास का अर्थदंड, तीसरा कहता है 2 वर्ष का दंड और जुर्माना, या दोनों। चौथा कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो व्यापार चिन्ह के पंजीकरण जैसा झूठा पेश करने के लिए शास्ति है उसके लिए 2 वर्ष का दंड या जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न कहता है व्यापार चिन्ह अधिनियम की किस धारा के अधीन अपराध संज्ञेय है?
व्यापार चिन्ह अधिनियम की किस धारा के अधीन अपराध संज्ञेय है? पहला कहता है धारा 103, 104 एवं 105, दूसरा कहता है धारा 113, तीसरा कहता है धारा 132, चौथा कहता है धारा 120। तो यहाँ पे आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए, धारा 103, 104, 105। अर्थात व्यापार चिन्ह अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध संज्ञेय है वह धारा 103, 104 व 105 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न आपका कहता है व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन निम्न में से कौन सी शक्ति पंजीयक को सुलभ है? पहला कहता है दीवानी न्यायालय की शक्ति, या विवेकाधीन शक्तियां, या परिवर्तन के लिए शक्ति, या उपयुक्त समस्त। तो जो आपका विकल्प नंबर डी है सही होगा उपयुक्त समस्त, क्योंकि व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन दीवानी न्यायालय की भी शक्ति है, विवेकाधीन शक्तियां तथा परिवर्तन के लिए शक्तियां पंजीयक को सुलभ हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 175 कि व्यापार चिन्ह को संरक्षण प्रदान करने से संबंधित निम्न में से कौन सा सम्मेलन है? आपको वो सम्मेलन बताना है जो व्यापार चिन्ह को संरक्षण प्रदान करने से संबंधित है। पहला कहता है पेरिस सम्मेलन है, या लिस्बन सम्मेलन है, या जेनेवा सम्मेलन है, या ए व बी दोनों हैं। तो व्यापार चिन्ह को संरक्षण प्रदान करने से संबंधित जो सम्मेलन है वह आपका पेरिस सम्मेलन है, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा पेरिस सम्मेलन। अगला प्रश्न आपका कहता है कि यदि व्यापार चिन्ह रंग की सीमा से रहित पंजीकृत है तब इसे पंजीकृत माना जाएगा। पहला विकल्प कहता है सफेद और काला रंग के लिए, या विशेष रूप से उल्लेखित रंगों के लिए, तीसरा कहता है सभी रंगों के लिए, या चौथा कहता है उपर्युक्त सभी। आपका सही विकल्प होगा सभी रंगों के लिए, विकल्प नंबर सी आपका सही होगा, अर्थात व्यापार चिन्ह रंग की सीमा से रहित पंजीकृत है सभी रंगों के लिए। अगला प्रश्न आपका कहता है व्यापार चिन्ह है। अब व्यापार चिन्ह क्या है? कहता है माल है, चिन्ह है, सेवा है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका व्यापार चिन्ह है यह एक चिन्ह है, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम की किस धारा में लेखक का विशेष अधिकार विनिर्दिष्ट है? कहता है धारा 57 के अंतर्गत, या धारा 59 के अंतर्गत, या धारा 47 के अंतर्गत, या धारा 78 के अंतर्गत। तो आपका सही विकल्प होगा धारा 57 के अंतर्गत, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा धारा 57 के अंतर्गत। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम की किस धारा में लेखक का विशेष अधिकार विनिर्दिष्ट है? ये धारा 57 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है। अगला प्रश्न आपका कहता है व्यापार चिन्ह के पंजीकरण से मनाही की सूचना व्यापार चिन्ह अधिनियम की कौन सी धारा देती है? जो व्यापार चिन्ह के पंजीकरण से मनाही की सूचना व्यापार चिन्ह के अधिनियम की कौन सी धारा देती है? पहला विकल्प कहता है धारा 12, या धारा 7, दूसरा विकल्प कहता है, तीसरा विकल्प कहता है धारा 9, या चौथा विकल्प कहता है धारा 15। तो आपका सही उत्तर होगा धारा 9। धारा 9 व्यापार के चिन्ह के पंजीकरण की सूचना व्यापार चिन्ह अधिनियम की मनाही की सूचना देता है। अगला प्रश्न आपका कहता है किस अधिनियम से व्यापार एवं वाणिज्य चिन्ह अधिनियम 1958 का निरसन हुआ? आपको अधिनियम बताना है जिससे व्यापार एवं वाणिज्य चिन्ह अधिनियम 1958 का निरसन हुआ। पहला विकल्प आपका कहता है कि व्यापार चिन्ह अधिनियम 2011, दूसरा कहता है वाणिज्य चिन्ह अधिनियम 1958, तीसरा कहता है व्यापार एवं वाणिज्य चिन्ह अधिनियम 1998, चौथा कहता है व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999। तो आपका जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी कि व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999, अर्थात व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 से व्यापार एवं वाणिज्य चिन्ह अधिनियम 1958 का निरसन हुआ। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्न में से कौन व्यापार चिन्ह है? कहता है निम्न आपको विकल्प दिए गए हैं उनमें से बताना है आपको कि कौन सा व्यापार चिन्ह है, युक्ति, छाप, नाम, या उपयुक्त समस्त। तो आपका युक्ति भी व्यापार चिन्ह है, छाप भी व्यापार चिन्ह है, नाम भी व्यापार चिन्ह है, अर्थात आपका विकल्प नंबर डी सही होगा उपयुक्त समस्त। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 182 कि क्या होता जब दो या अधिक व्यक्तियों ने व्यापार चिन्ह के स्वामित्व का पंजीकरण कराया है जो एक दूसरे के समरूप या करीब मिलते जुलते हैं, जो एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे हैं या करीब मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पे आपको विकल्प दिया गया है, कहता है कोई भी व्यापार चिन्ह का एकल पंजीकृत स्वामी की तरह नहीं, दूसरा कहता है व्यापार चिन्ह के वाणिज्य मूल पर निर्भर करता है, तीसरा कहता है व्यापार चिन्ह के पंजीयन की विधिक मान्यता पर निर्भर करता है, चौथा कहता है पूर्ण स्वामित्व उस पक्ष को दे जिसने व्यापार चिन्ह का पंजीकरण पहले कराया है। तो आपका सही विकल्प होगा कि कोई भी व्यापार चिन्ह का एकल पंजीकृत स्वामी की तरह नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि क्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग प्रभाव क्षेत्र जैसा किया जा सकता है? तो आपको कह रहा है कि हाँ कुछ मामलों में, नहीं कुछ मामलों में किया जा सकता है, दूसरा कहता है कि हाँ, तीसरा कहता है नहीं, या चौथा कहता है हाँ कुछ मामलों में। तो आपका विकल्प नंबर बी सही होगा कि हाँ।
किया जा सकता है। व्यापार चिन्ह का प्रयोग प्रभाव क्षेत्र जैसा किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है व्यापार चिन्ह के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण लक्षण है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि व्यापार चिन्ह के लिए कौन सा महत्वपूर्ण लक्षण है। पहला कहता है विशिष्टता, दूसरा कहता है नवीनता, तीसरा कहता है प्रतीकात्मक अपील, चौथा कहता है वाणिज्यिक मूल। तो आपका सही विकल्प होगा विशिष्टता, अर्थात व्यापार चिन्ह के लिए महत्वपूर्ण लक्षण है विशिष्टता। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रतिलिप्याधिकार है, वैधानिक अधिकार, अनुयोज्य दावा, तीसरा कहता है या तो ए या अथवा बी, चौथा कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका प्रतिलिप्याधिकार है वैधानिक दावा, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न कहता है भौगोलिक संकेतक है, जो भौगोलिक संकेतक है कहता है सामुदायिक अधिकार है या बौद्धिक संपदा का अधिकार है या निजी अधिकार है या बी व सी दोनों सही हैं। तो आपका भौगोलिक संकेतक जो है तो बौद्धिक संपदा का भी अधिकार है और निजी अधिकार भी है, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा, बी व सी दोनों। अगला प्रश्न कहता है चिन्ह प्रमाणन संकेत कराता है, जो चिन्ह प्रमाणन संकेत कराता है कहता है गुणवत्ता का या स्रोत का या प्रतिष्ठान का अथवा ए व बी दोनों का। तो जो चिन्ह प्रमाणन संकेत कराता है तो वह गुणवत्ता का कराता है, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा, गुणवत्ता का। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 188 कहता है सामूहिक चिन्ह का पंजीयन कराया जाता है, कहता है कंपनी की ओर से या भागीदार प्रतिष्ठान की ओर से या व्यक्तियों के संघ की ओर से या व्यक्तिगत की ओर से। तो आपका सही विकल्प होगा व्यक्तियों के संघ की ओर से। सामूहिक चिन्ह का पंजीयन कराया जाता है व्यक्तियों के संघ की ओर से। अगला प्रश्न आपका कहता है खादी है, खादी क्या है, सामूहिक चिन्ह है, व्यापार चिन्ह है, सेवा चिन्ह है या प्रमाणन चिन्ह है। तो आपका सही विकल्प होगा सामूहिक चिन्ह है। खादी क्या है, सामूहिक चिन्ह है। याद रखें परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि खादी एक सामूहिक चिन्ह है। अगला प्रश्न आपका कहता है कृषंक एगमार्ग है, जो एगमार्ग होता है, कृषंक होता है, कहता है ये सामूहिक चिन्ह है या व्यापार चिन्ह है या प्रमाणन चिन्ह है अथवा बी व सी दोनों हैं। तो आपका विकल्प नंबर बी सही होगा कि जो एगमार्ग है यह एक व्यापार चिन्ह है। याद रखें यह एक व्यापार चिन्ह है। अगला प्रश्न आपका कहता है शब्द WIPO विपो का अर्थ है, शब्द WIPO का अर्थ है। पहला कहता है विश्व निवेश नीति संगठन, दूसरा कहता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, तीसरा कहता है वन्य जीव जांच और पुलिस संगठन या चौथा कहता है विश्व संगठित अपराध निवारण संगठन। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है भारत में IPR कानून के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बौद्धिक संपदा है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि भारत के IPR कानून के तहत कौन एक बौद्धिक संपदा है। पहला कहता है मूल साहित्यिक कृति, दूसरा कहता है मारुति 800 कार का औद्योगिक डिजाइन, तीसरा कहता है टाटा कंपनी का ट्रेडमार्क या विकल्प डी कहता है उपयुक्त सभी। तो ये जो बौद्धिक संपदा है ये दिए गए सारे विकल्प बौद्धिक संपदा है, अर्थात मूल साहित्यिक कृति भी बौद्धिक संपदा है, मारुति 800 कार का औद्योगिक डिजाइन भी बौद्धिक संपदा है तथा टाटा कंपनी का ट्रेडमार्क भी बौद्धिक संपदा है, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा, उपयुक्त सभी बौद्धिक संपदा है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई और उसके लोगों का उपयोग ना करे या ना कर सके, इसे कहा जाता है कॉपीराइट या ट्रेडमार्क या पेटेंट या औद्योगिक डिजाइन। तो इसको कहा जाता है ट्रेडमार्क, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक गायिका अपने संगीत कार्यक्रम में अपने द्वारा बनाए गए वीडियो को पुनः प्रस्तुत करने के अधिकार प्रदान करना चाहती है, इसे किससे सूचित करेंगे, इसे किससे सूचित करेंगे। कहता है कॉपीराइट से, दूसरा कहता है ट्रेडमार्क से, तीसरा कहता है पेटेंट से या चौथा कहता है औद्योगिक डिजाइन से। तो इसको सूचित करेंगे कॉपीराइट से। अगला प्रश्न आपका कहता है दूध को संसाधित करने का एक नया तरीका ताकि इससे बने किसी भी पनीर में वसा ना हो, इसके अंतर्गत कवर किया जाता है। कहता है कॉपीराइट के अंतर्गत या ट्रेडमार्क के अंतर्गत या पेटेंट के अंतर्गत या भौगोलिक संकेत के अंतर्गत। तो इसका आपका सही आंसर होगा यह पेटेंट के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक कंपनी ने बोतल के बाहरी आकार में डिजाइन में निवेश करने का फैसला किया है, जिससे वे अपने द्वारा उत्पादित इत्र भरेंगे और जो विशिष्ट है और वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इसका एकमात्र उपयोग हो। यह आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, ये कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये भौगोलिक संकेत। तो आपका विकल्प नंबर बी सही होगा, ट्रेडमार्क। ये क्या है, ट्रेडमार्क है। अगला प्रश्न नंबर 187 कहता है एक कंपनी एक लोगो का उपयोग करने का निर्णय लेती है जिसका आकार उसके प्रतियोगी के समान होता है लेकिन एक अलग रंग के साथ, इसका उल्लंघन है। कहता है कॉपीराइट
या ट्रेडमार्क या पेटेंट या औद्योगिक डिजाइन या भौगोलिक संकेत। तो आपका बी नंबर विकल्प है, यह ट्रेडमार्क का उल्लंघन है। विकल्प नंबर बी सही होगा, इसका उल्लंघन है ट्रेडमार्क का। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 188 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक संपदा कानून नहीं है? कौन बौद्धिक संपदा कानून नहीं है? पहला कहता है कॉपीराइट अधिनियम 1957 या ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 या पेटेंट अधिनियम 1970 या सीमा शुल्क अधिनियम 1962। आपको बताना है कि बौद्धिक संपदा कानून नहीं है, तो बौद्धिक संपदा कानून नहीं है सीमा शुल्क अधिनियम 1962, बौद्धिक संपदा कानून नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 189 कहता है कॉपीराइट कानून में निहित अभिव्यक्ति के रूप पर लागू होता है। आपको बताना है जो कॉपीराइट कानून में निहित अभिव्यक्ति के रूपों में लागू होता है। पहला कहता है गीत के बोल और संगीत की रचनाएं, या दूसरा कहता है मूर्तियां और पेंटिंग, तीसरा कहता है नाटकीय और साहित्यिक कृतियां, या चौथा कहता है उपयुक्त सभी। तो यह उपयुक्त सभी लागू होते हैं, अर्थात विकल्प नंबर डी सही होगा। कॉपीराइट कानून के तहत निहित अभिव्यक्ति के रूपों में लागू होता है, तो गीत के बोल और संगीतिक रचनाएं भी लागू होता है, मूर्तियां और पेंटिंग भी लागू होती हैं, और नाटकीय और साहित्यिक कृतियां भी लागू होती हैं, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न कहता है सेवाओं में व्यापार में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? सेवाओं में व्यापार में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? कंप्यूटर हार्डवेयर, कपड़ा, बीमा या एरोस्पेस। तो आपका सही विकल्प होगा बीमा, क्योंकि सेवाओं में व्यापार में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो बीमा है जो सेवाओं में व्यापार होता है। अगला प्रश्न आपका कहता है ट्रेडमार्क कानून सुरक्षा करता है, जो ट्रेडमार्क कानून है तो सुरक्षा करता है। कहता है ऐसे शब्द, प्रतीक या उपकरण जो वस्तुओं या सेवाओं को एक दूसरे से अलग करते हैं, या केवल ब्रांड नाम या विशिष्ट लोगों और स्थानों के नाम या आविष्कार जो किसी प्रकार के उपयोगी कार्य करते हैं। तो सही विकल्प होगा इसका ऐसे शब्द, प्रतीक या उपकरण जो वस्तुओं या सेवाओं को एक दूसरे से अलग करते हैं, ट्रेडमार्क कानून उनकी सुरक्षा करता है। प्रश्न नंबर 191 का विकल्प ए सही होगा कि ऐसे शब्द या प्रतीक या उपकरण जो वस्तुओं या सेवाओं को एक दूसरे से अलग करते हैं, ट्रेडमार्क उनकी सुरक्षा करता है, ट्रेडमार्क कानून उनकी सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न आप कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ट्रेडमार्क पर लागू होता है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा सिद्धांत ट्रेडमार्क पर लागू होता है। पहला, ट्रेडमार्क विशिष्ट होना चाहिए। दूसरा कहता है कि ट्रेडमार्क वस्तुओं या सेवाओं में अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। तीसरा कहता है एक ट्रेडमार्क को पिछले ट्रेडमार्क के साथ भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। या चौथा कहता है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि जो ट्रेडमार्क का सिद्धांत है, जो सिद्धांत ट्रेडमार्क पर लागू होता है, तो ट्रेडमार्क कहता है कि यह एक विशिष्ट ट्रेडमार्क होना चाहिए, तथा ट्रेडमार्क वस्तुओं या सेवाओं में अंतर करने में सक्षम होना चाहिए, तथा ट्रेडमार्क को पिछले ट्रेडमार्क के साथ भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न कहता है कि एक लेखक के लिए कॉपीराइट की अवधि कितने समय तक चलती है? कहता है लेखक के जीवन में, या लेखक के जीवन प्लस 60 वर्ष, या कहता है 95 साल तक, या कहता है 75 साल तक। यहाँ विकल्प नंबर बी सही होगा, लेखक के जीवन प्लस 60 साल तक। अगला प्रश्न कहता है कि कॉपीराइट द्वारा प्रदान किए गए अधिकार हैं। कहता है विभिन्न रूपों में कार्य का पुनरुत्पादन, या सार्वजनिक प्रदर्शन और अन्य भाषाओं में अनुवाद, या रेडियो या केबल द्वारा प्रसारण, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर कॉपीराइट द्वारा प्रदान किए गए अधिकार हैं उपयुक्त सभी, विभिन्न रूपों में कार्य का पुनरुत्पादन भी है, सार्वजनिक प्रदर्शन एवं अन्य भाषाओं में अनुवाद भी है, रेडियो या केबल द्वारा प्रसारण भी है। अगला प्रश्न कहता है कि किसी आविष्कार का पेटेंट क्यों कराया जाता है? किसी आविष्कार का पेटेंट क्यों कराया जाना चाहिए? पहला कहता है कि यह एक पेटेंट योग्य आविष्कार को सुरक्षा प्रदान करता है, या दूसरा कहता है कि यह आविष्कार को कानूनी मान्यता देता है, या तीसरा कहता है कि यह दूसरों को इस तथ्य से अवगत कराता है कि आविष्कार किसका है, या चौथा कहता है किसी के आविष्कार को पेटेंट कराने से आविष्कार से संबंधित उपयोगी डेटा आगे के अनुसंधान और विकास के लिए अन्य आविष्कारों के लिए उपलब्ध हो जाता है। उपयुक्त दिए गए 4 कारणों में से सही कारणों की पहचान करना है आपको। तो यहाँ पे सही कारण आपका सभी दिए गए कारण सही हैं, अर्थात 1, 2, 3, 4 ये सभी कारण आपके सही हैं, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न कहता है एक पेटेंटी के अधिकार हैं, जिसने पेटेंट कराया उसको पेटेंटी। तो एक पेटेंटी के क्या अधिकार हैं? कहता है पहला कि बेचे या वितरित करे। अगर पेटेंटी का अधिकार क्या है कि जो बेचे या वितरित करे। दूसरा कहता है लाइसेंस, तीसरा कहता है संपत्ति दूसरों को सौंपे, या चौथा कहता है ये सभी। तो एक पेटेंटी के ये सभी अधिकार हैं कि बेचे या वितरित करे, लाइसेंस भी है, संपत्ति दूसरों को सौंपे, ये सभी अधिकार एक पेटेंटी के हैं, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा।
अगला प्रश्न कहता है एयर इंडिया के महाराजा का प्रतीक है, जो एयर इंडिया के महाराजा का प्रतीक है, कह रहा है कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क या ये सभी। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा, ट्रेडमार्क। यह आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले के वीडियो में हम इस प्रकार के ये प्रश्न कई बार पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है डिजाइन में शामिल नहीं है, कहता है आकार की विशेषताएं, रेखाओं या रंगों की संरचना, निर्माण के तरीका या सिद्धांत, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डिजाइन में क्या नहीं शामिल है, आकार की विशेषता डिजाइन में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्न में से कौन सा माल के भौगोलिक संकेतों में शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सा माल के भौगोलिक संकेतों में शामिल है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कहता है हस्तशिल्प, दूसरा कहता है खाने का पदार्थ, तीसरा कहता है निर्मित, या कहता है उपयुक्त सभी, अर्थात ऊपर के सभी। तो जो भौगोलिक संकेतों में शामिल है ये सभी शामिल है, हस्तशिल्प भी शामिल है, खाने के पदार्थ भी शामिल है, निर्मित भी शामिल है, जो निर्मित किया जाता है वो भी शामिल है, और अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा कि ऊपर के सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है पूर्व कला की खोज शामिल है, जो पूर्व कला की खोज है शामिल है। पहला कहता है पेटेंट साहित्य की खोज, दूसरा कहता है गैर पेटेंट साहित्य की खोज, तीसरा कहता है ए व बी दोनों, या चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प होगा विकल्प ए व बी दोनों, क्योंकि पूर्व कला की खोज में शामिल है, पेटेंट साहित्य की खोज भी शामिल है और गैर पेटेंट साहित्य की खोज भी शामिल है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी CDPA में कॉपीराइट कार्य की श्रेणी में नहीं है। पहला कहता है साहित्यिक कार्य, दूसरा कहता है फर्नीचर, तीसरा कहता है मूर्तिकला, या चौथा कहता है संगीतकार। तो कौन शामिल नहीं है, तो फर्नीचर शामिल नहीं है। CDPA के कॉपीराइट कार्य में फर्नीचर शामिल नहीं है। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 202 कहता है कि एक और साहित्यिक, नाटकीय, संगीत और कलात्मक कृतियां, आधिकारिक कार्य, और दूसरी ओर ध्वनि रिकॉर्डिंग, फिल्म प्रसारण और प्रकाशित संस्करणों के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है। ध्यान दें प्रश्न में कि एक और साहित्यिक, नाटकीय, संगीत और कलात्मक कृतियां, आधिकारिक कार्य, और दूसरी ओर ध्वनि रिकॉर्डिंग्स, फिल्म प्रसारण और प्रकाशित संस्करणों के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है। कहता है कि यह पहला कहता है कि आधिकारिक कार्यों को एक भौतिक रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, दूसरा कहता है गैर आधिकारिक पश्चिम की ओर निवेश में काम करता है, तीसरा कहता है केवल आधिकारिक कार्यों में लेखक होते हैं, या चौथा कहता है आधिकारिक कार्यों को संरक्षित करने के लिए मूल होना चाहिए या अन्य कार्यों का मूल होना जरूरी नहीं है, या पांचवा कहता है कि गैर आधिकारिक कार्यों में आवश्यक रूप से एक कलाकार का या कलाकार का इनपुट शामिल है। तो यहाँ पे आपका जो प्रमुख अंतर है, महत्वपूर्ण अंतर है, वह है विकल्प नंबर डी कि आधिकारिक कार्यों को संरक्षित करने के लिए मूल होना चाहिए या अन्य कार्यों का मूल होना जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा साहित्यिक कृति का उदाहरण नहीं है, जो साहित्यिक कृति का उदाहरण नहीं है। पहला कहता है कि एक उपन्यास में एक चरित्र, दूसरा कहता है एक खरीदारी की सूची, तीसरा कहता है एक पाठ्य पुस्तक, या चौथा कहता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम, पांचवा कहता है एक बस समय सारणी। तो जो साहित्यिक कृति का उदाहरण नहीं है वह एक उपन्यास में एक चरित्र साहित्यिक कृति का उदाहरण नहीं है, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 204 कि कलात्मक कार्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कलात्मक कार्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपका पहला कहता है कि कला के सभी रूपों को कलात्मक कार्यों के रूप में संरक्षित किया जाता है, या दूसरा कहता है जहां कॉपीराइट सुरक्षा का संबंध है, कलात्मक गुणवत्ता अप्रासंगिक है, तीसरा कहता है केवल कलात्मक कार्यों की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले कार्य एस में A4 CDPA संरक्षित है, या चौथा कहता है कुछ कला है या नहीं, इस सवाल पर निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाता है। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा, क्योंकि केवल कलात्मक कार्यों की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले कार्य एस में A4 CDPA संरक्षित है, अर्थात कलात्मक कार्यों के संबंध में विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन मौलिकता के लिए पारस्परिक यूके परीक्षण का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। आपको जो कथन दिए गए हैं आपको बताना है कि मौलिकता के लिए पारस्परिक यूके परीक्षण का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। पहला विकल्प कहता है कि मौलिकता का अर्थ नकल नहीं किया गया है और इससे अधिक कुछ नहीं। मौलिकता का अर्थ है नकल नहीं किया गया, इससे अधिक कुछ नहीं। दूसरा कहता है कि मौलिकता के लिए रचनात्मक प्रयास की आवश्यकता होती है। तीसरा कहता है कि मौलिकता के लिए लेखक की ओर से कौशल और स्वयं की इनपुट की आवश्यकता होती है, जिसमें शामिल कौशल और स्वयं का प्रकार
अप्रासंगिक है। चौथा कहता है मौलिकता के लिए लेखक की ओर से कुछ कौशल और स्वयं के इनपुट की आवश्यकता होती है जो काम के साहित्यिक, नाटकीय, संगीत या कलात्मक प्रकृति जैसे भी मामला हो के संबंधित होना चाहिए। अर्थात विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा कि मौलिकता के लिए लेखक की ओर से कुछ कौशल और स्वयं के इनपुट की आवश्यकता होती है जो काम के साहित्यिक, नाटकीय, संगीत और कलात्मक प्रकृति जैसा भी हो संबंधित होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका कहता है नोरोजियन बनाम आर्क्स नंबर 1 निम्नानुसार पाया गया। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इन्हें बताना है कि नोरोजियन बनाम आर्क्स नंबर 1 निम्नानुसार पाया गया, तो आपको किसके अनुसार पाया गया। पहला कहता है नाटक का काम होने के लिए एक काम मानव प्रदर्शन के लिए सक्षम होना चाहिए। दूसरा कहता है कि किसी फिल्म में कॉपीराइट का उल्लंघन केवल फिल्म के प्रतिलिपि बनाकर किया जा सकता है और इस सामग्री को फिर बनाकर उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तीसरा कहता है कि एक फिल्म एक नाटकीय काम भी हो सकती है। चौथा कहता है आर्क्स में मिस्टर नोरोजियन की फिल्म में कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं किया था क्योंकि उन्होंने इसका बड़ा हिस्सा नहीं लिया था। अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही होगा कि किसी फिल्म में कॉपीराइट का उल्लंघन केवल फिल्म की प्रतिलिपि बनाकर किया जा सकता है और इसका सामग्री को फिर से बनाकर उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि उल्लंघनकारी प्रतियों से निपटने में माध्यमिक उल्लंघन अधिनियम के मामले में मानसिक तत्व की आवश्यकता है। पहला कहता है कि कॉपीराइट के अस्तित्व का ज्ञान और कुछ नहीं। दूसरा कहता है ज्ञान है कि प्रतियां उल्लंघनकारी प्रतियां हैं या संदेह है कि वे हैं। तीसरा कहता है ज्ञान की कमी की प्रतियां कॉपीराइट स्वामी की अनुमति से बनाई गई थी। यह चौथा कहता है ज्ञान और विश्वास करने के कारण प्रतियां उल्लंघनकारियों प्रतियां हैं। अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा कि ज्ञान या विश्वास करने का कारण की प्रतियां उल्लंघनकारी प्रतियां हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 208 कि ECJ केस लॉ ऑफ और कोर्ट ऑफ अपील की व्याख्या के बाद उल्लंघन के लिए पर्याप्त काम लिया गया है या नहीं, इसका परीक्षण है। पहला कहता है कि लिया गया हिस्सा मौलिकता के लिए आवश्यक मूल लेखक के कौशल और स्वयं के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। दूसरा कहता है कि लिया गया हिस्सा संपूर्ण का पर्याप्त अनुपात होना चाहिए। तीसरा कहता है मूल लेखक के विचारों की अभिव्यक्ति अवश्य ली जानी चाहिए। चौथा कहता है लिया गया हिस्सा मूल लेखक की बौद्धिक रचनात्मक का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी कि लिया गया हिस्सा मूल लेखक की बौद्धिक रचनात्मक का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ध्यान दें ECJ केस लॉ और कोर्ट ऑफ अपील की व्याख्या के बाद उल्लंघन के लिए पर्याप्त काम लिया गया है या नहीं, इसका परीक्षण लिया गया है मूल लेखक की बौद्धिक रचनात्मक का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अगला प्रश्न आपका कहता है कि CDPA में निष्पक्ष व्यवहार बचाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको कथन दिए गए हैं, आपको बताना है CDPA में निष्पक्ष व्यवहार के बचाव में कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है किसी कार्य के साथ निष्पक्ष व्यवहार की अनुमति। दूसरा कहता है कि आलोचना या समीक्षा में एक काम से उद्धरण की अनुमति है बशर्ते आलोचना या समीक्षा निष्पक्ष हो। तीसरा कहता है कि किसी कार्य की आलोचना या समीक्षा के उद्देश्य से निष्पक्ष व्यवहार की अनुमति है बशर्ते कि वह कार्य प्रकाशित हो। या चौथा कहता है फेयर डीलिंग का अर्थ है किसी भी कार्य में केवल असत्य भागों का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ विकल्प नंबर सी आपका सही है कि किसी कार्य की आलोचना या समीक्षा के उद्देश्य से निष्पक्ष व्यवहार की अनुमति है बशर्ते कि वह कार्य प्रकाशित हो गया हो। अगला प्रश्न आपका कहता है जनहित रक्षा मानवाधिकार अधिनियम 1998 के परिणाम स्वरूप बनाया गया था। जनहित रक्षा पहला विकल्प कहता है कि मानव अधिकार, जनहित रक्षा क्या है कि पहला विकल्प कहता है मानव अधिकार अधिनियम 1998 के परिणाम स्वरूप बनाया गया था, या दूसरा कहता है कि सेशन 171(3) CDPA में निहित एक वैधानिक रक्षा है, या तीसरा कहता है कि न्याय संगत विचारों से उत्पन्न है, या चौथा विकल्प कहता है कि मानव अधिकार अधिनियम के आलोक में अदालत द्वारा पुनर्विचार किया गया है ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की मान्यता को शामिल किया जा सके। तो विकल्प नंबर डी आपका मित्रों सही होगा। जनहित रक्षा क्या है, मानव अधिकार अधिनियम के आलोक में अदालत द्वारा पुनर्विचार किया गया है ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की मान्यता को शामिल किया जा सके। अगला प्रश्न आपका कहता है SAS प्रोग्रामिंग वर्ड सॉफ्टवेयर मामले में CA के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। SAS प्रोग्रामिंग बनाम वर्ड सॉफ्टवेयर के मामले में CA के फैसले में कौन सा कथन सही है। पहला कथन आपका कहता है कि यह माना गया कि प्रोग्रामिंग भाषा का हिस्सा बनाने वाले अलग अलग कमांड का सिंटैक्स कॉपीराइट द्वारा संरक्षित है, नहीं। दूसरा कहता है कि सॉफ्टवेयर निर्देश के प्रावधान जो कार्यक्रम और
और उसके इंटरफेयर के अंतर्गत विचार के लिए सुरक्षा से इनकार करते हैं, कॉपीराइट कानून के सामान्य सिद्धांत को दर्शाते हैं, इसलिए उन्होंने सॉफ्टवेयर मैनुअल में कॉपीराइट के उल्लंघन के दावे पर भी आवेदन किया था। तीसरा कहता है यह माना गया कि कंप्यूटर प्रोग्राम कॉपीराइट का उल्लंघन केवल कोड की शाब्दिक प्रतिलिपि द्वारा किया जा सकता है। यह चौथा कहता है यह माना गया कि कंप्यूटर प्रोग्राम में कॉपीराइट का उल्लंघन एक प्रोग्राम बनाकर किया जा सकता है जो सामान्य कार्य से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर बी सही होगा कि सॉफ्टवेयर निर्देश में प्रावधान जो कार्यक्रम है और उसका इंटरफेयर के अंतर्गत विचार के लिए सुरक्षा से इनकार करते हैं, कॉपीराइट कानून में सामान्य सिद्धांत दर्शाते हैं, इसलिए उन्होंने सॉफ्टवेयर मैनुअल में कॉपीराइट के उल्लंघन के दावे पर भी आवेदन किया है। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्न में से कौन सा कथन सटीक है। आपको 4 कथन दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि बिल्कुल सटीक कथन कौन सा है। पहला कहता है कि किसी कार्य की बैकअप प्रतिलिपि बनाना उल्लंघन नहीं है, गलत। दूसरा कहता है कि एक वैध उपयोगकर्ता के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम को डीकंपाइल करना उल्लंघन नहीं है। तीसरा कहता है किसी प्रोग्राम के वैध उपयोगकर्ता वह कर सकते हैं जो इसके साथ पसंद करते हैं। या चौथा कहता है कि एक वैध उपयोगकर्ता के लिए किसी प्रोग्राम को डीकंपाइल करना उल्लंघन नहीं है। बिल्कुल सही है, यदि एक वैध उपयोगकर्ता है तो उसके लिए किसी प्रोग्राम को डीकंपाइल करना उल्लंघन नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय संघ के कानून के अंतर्गत डेटाबेस की सुरक्षा के बारे में सही है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि यूरोपीय संघ की कानून के अंतर्गत डेटाबेस की सुरक्षा के बारे में कौन सा सही है। पहला कहता है यदि डेटा का संग्रह डेटाबेस की परिभाषा का अनुपालन नहीं करता तो यह कॉपीराइट द्वारा सुरक्षित नहीं है। दूसरा कहता है कि यदि डेटा का संग्रह डेटाबेस की परिभाषा का अनुपालन करता है तो डेटाबेस अधिकार उत्पन्न होता है। तीसरा कहता है कि यूरोपीय यूनियन कानून केवल डेटा के संग्रह की सुरक्षा को कवर करता है जो डेटाबेस की परिभाषा के अंतर्गत आता है। चौथा कहता है यदि डेटाबेस कानून लागू होता है तो कॉपीराइट नहीं होता है। यहाँ आपका विकल्प नंबर सी सही होगा कि यूरोपीय यूनियन कानून केवल डेटा के संग्रह की सुरक्षा को कवर करता है। ध्यान दें, केवल डेटा के संग्रह की कवर को सुरक्षित करता है जो डेटाबेस की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपका कहता है डेटाबेस में कॉपीराइट। तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि डेटाबेस में कॉपीराइट क्या है। तो कहता है कि पहला विकल्प कि केवल तभी मौजूद होता है जब डेटाबेस के लेखक की अपनी बौद्धिक रचना है, गलत। दूसरा कहता है कि किया हो सकता है कि डेटाबेस की सामग्री के चयन या व्यवस्था में कौशल और श्रम का उपयोग किया जाता है। या तीसरा कहता है डेटाबेस में डेटा निकालने से बचाता है। या चौथा कहता है कि उन डेटाबेस की सुरक्षा नहीं करता जहां बौद्धिक निर्माण डेटा बनाने या इसे व्यवस्थित करने के बजाय डेटा बनाने की ओर जाता है। यहाँ विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। डेटाबेस में कॉपीराइट क्या है कि उस डेटाबेस की सुरक्षा नहीं करता जहां बौद्धिक निर्माण डेटा बनाने या इसे व्यवस्थित करने के बजाय डेटा बनाने की ओर जाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है डेटाबेस में सुई जेनरिस अधिकार क्या है। पहला कहता है डेटाबेस में डेटा प्राप्त करने, सत्यापित करने या प्रस्तुत करने में निवेश की सुरक्षा करता है। दूसरा कहता है कि डेटा के स्वामित्व के लिए प्रदान करता है। तीसरा कहता है केवल तभी उल्लंघन किया जा सकता है जब डेटाबेस संरचना के पहलुओं को लिया जाता है। या चौथा कहता है डेटा के एक व्यक्तिगत वस्तु की रक्षा करता है। तो यहाँ पर डेटा के बेस में सुई जेनरिस के अधिकार क्या है, तो यह डेटाबेस में डेटा प्राप्त करने, सत्यापित करने या प्रस्तुत करने में निवेश की सुरक्षा करता है, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से सत्य कथन का चयन करना है। पहला कहता है डेटाबेस अधिकार उस व्यक्ति का है जिसने डेटाबेस बनाया है। दूसरा कहता है कि जब भी डेटाबेस में पर्याप्त निवेश किया जाता है तब से डेटाबेस में डेटाबेस अधिकार 15 वर्षों की नई अवधि के लिए रहता है। या तीसरा कहता है कि डेटाबेस में डेटा को बार बार डाउनलोड करके डेटाबेस अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है, बशर्ते डेटा हर बार रखा जाता है ताकि डेटाबेस में एक बड़े हिस्से को इकट्ठा किया जा सके। या चौथा कहता है डेटाबेस जो इंटरनेट पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है डेटाबेस द्वारा सुरक्षित नहीं है। तो आपका सही विकल्प होगा डेटाबेस के लिए सत्य कथन कि डेटाबेस से डेटा को बार बार डाउनलोड करके डेटाबेस अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है, बशर्ते डेटा हर बार रखा जाता है ताकि डेटाबेस के एक बड़े हिस्से को इकट्ठा किया जा सके। अगला प्रश्न आपका कहता है बर्न कन्वेंशन नैतिक अधिकार। बर्न कन्वेंशन नैतिक अधिकार क्या है, ध्यान रखें। बर्न कन्वेंशन नैतिक अधिकार, पहला विकल्प कहता है कि हमेशा यूके कॉपीराइट कानून का हिस्सा रहे, नहीं। दूसरा विकल्प कहता है कि आम कानून देशों में लागू नहीं है, ये भी गलत है। तीसरा कहता है यूके में पहली बार CDPA 1988 में लागू किया गया था, ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। चौथा विकल्प कहता है ट्रिप्स समझौता के लिए आवश्यक है, यह भी आपका कथन गलत है। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा कि बर्न कन्वेंशन नैतिक अधिकार यूके में पहली बार CDPA 1988 में लागू किया गया था। ध्यान रखें 1988 में पहली बार लागू किया गया था। अगला प्रश्न आपका कहता है
इनमें से कौन सी घटना संभावित रूप से एट्रीब्यूशन के अधिकार को ट्रिगर करती है। आपको घटना दी गई है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी घटना संभावित रूप से एट्रीब्यूशन के अधिकार को ट्रिगर करती है। पहला कहता है कि रेडियो पर किसी गाने की रिकॉर्डिंग का प्रसारण करना, या दूसरा कहता है एक पोस्ट कार्ड को बेचना जो एक मूर्तिकला की तस्वीर दिखाता है, तीसरा कहता है रेडियो पर एक कविता का पाठ प्रसारित करना, या चौथा कहता है किसी फाइल शेयरिंग वेबसाइट पर गाना अपलोड करना। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा कि रेडियो पर एक कविता का पाठ प्रसारित करना। इनमें से कौन सी घटना संभावित रूप से एट्रीब्यूशन के अधिकार को ट्रिगर करती है। तो जो एट्रीब्यूशन के अधिकार को ट्रिगर करती है वह है रेडियो पर एक कविता के पाठ का प्रसारित करना। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 219 कि इनमें से किस कार्य का आरोपण का अधिकार लागू होता है। इसमें किसमें कार्य के आरोपण का अधिकार लागू होता है। कहता है कंप्यूटर प्रोग्राम में, या टाइपफेस में, या डेटाबेस में, या वर्तमान में घटनाओं की रिपोर्ट करने के उद्देश्य से बनाए गए कार्य में। तो यहाँ पर जो किसी कार्य का आरोपण का अधिकार लागू होता है तो यहाँ डेटाबेस में लागू होता है। विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न कहता है अपमानजनक व्यवहार पर आपत्ति का अधिकार। जो अपमानजनक व्यवहार पर आपत्ति का अधिकार कहता है पहला विकल्प कि आवश्यकता है कि किसी कार्य की आंतरिक संरचना को बदल दिया जाए, या दूसरा कहता है कि काम को किसी भी विकृति के उल्लंघन किया है, या तीसरा कहता है किसी कार्य के संबंध में किसी भी अपमानजनक कार्यवाही पर लागू होता है, या चौथा कहता है काम के बारे में अपमानजनक बयानों से बचाता है। तो आपका सही विकल्प होगा कि अपमानजनक व्यवहार पर आपत्ति का अधिकार है, आवश्यकता है कि किसी कार्य में आंतरिक संरचना को बदल दिया जाए, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है अपमानजनक व्यवहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि अपमानजनक व्यवहार के मामले में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कहता है परीक्षण मानहानि के कानून के समान है, दूसरा कहता है लेखक के कलात्मक प्रतिष्ठा प्रभावित होनी चाहिए, तीसरा कहता है कि लेखक की वास्तविक प्रतिष्ठा का प्रमाण आवश्यक है, या चौथा कहता है इस मामले में लेखक का विचार प्रासंगिक है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 1 परीक्षण मानहानि के कानून के समान है, अर्थात अपमानजनक व्यवहार के बारे में परीक्षण मानहानि के कानून के समान है। एक कथन बिल्कुल सत्य है, विकल्प नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक लेखक के रूप में झूठा आरोप, एक लेखक के रूप में झूठा आरोप। पहला कहता है कि दावेदार को लेखक के रूप में स्पष्ट रूप से पहचानने जाने की आवश्यकता है, दूसरा कहता है केवल वही बनाया जा सकता है जहां काम में कॉपीराइट मौजूद है, तीसरा कहता है अगर काम में एक उचित पाठक को लगता है कि दावेदार लेखक था तो बनाया गया है, या चौथा कहता है कि तब बनाया जाता है जहां विशेष शब्दों की दावेदार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है जब तक कि दावेदार ने वास्तव में उन्हें लिखा है या नहीं, या सहमति नहीं दी है, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही है कि एक लेखक के रूप में झूठा आरोप क्या है। तो इसमें यह है तब बनाया जा सकता है जब विशेष शब्दों को दावेदार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है जब तक कि दावेदार ने वास्तव में उन्हें लिखा है या नहीं, या सहमति नहीं दी है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि तस्वीरों और फिल्मों में निजता का अधिकार। आपको निजता का अधिकार बताना है। जो तस्वीरों और फिल्मों में निजता का अधिकार क्या है। सभी तस्वीरों और फिल्मों पर लागू होता है, यह कहता है। दूसरा कहता है कि प्रकाशन को रोकने का अधिकार देता है जहां गोपनीयता भंग होती है। तीसरा कहता है कि जहां यह लागू होता है तस्वीर या फिल्म के किसी भी प्रकाशन को रोकने का अधिकार देता है। या चौथा कहता है केवल कॉपीराइट स्वामी के लिए उपलब्ध है। तो यहाँ विकल्प नंबर सी आपका सही होगा कि तस्वीरों और फिल्मों की निजता का अधिकार जहां लागू होता है तस्वीर या फिल्म के किसी भी प्रकाशन को रोकने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि सूचना की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकताएं हैं। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, बताना है आपको सूचना की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकताएं हैं। पहला कहता है इसे एक भौतिक रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, या दूसरा कहता है कि इसे पहले जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए, या तीसरा कहता है यह सही प्रकार का होना चाहिए, या चौथा कहता है जनहित में होना चाहिए। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा कि यह सही प्रकार का होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 225 डगलस बनाम हेलो में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के तर्क का एक पहलू जिसने विवाद पैदा किया वह यह है कि उन्होंने कहा, आपको बताना है कि डगलस बनाम हेलो में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक तर्क दिया गया था, तर्क में एक पहलू दिया गया था जिसने विवाद उत्पन्न किया था। तो वह कौन सा है। पहला कहता है कि वर्गाकार विश्वास के कर्तव्य के अधीन हो सकता है, दूसरा कहता है कि तस्वीरों की गोपनीय जानकारी हो सकती है, या तीसरा कहता है कि विश्वास के उल्लंघन के साथ साथ निषेधाज्ञा के लिए नुकसान की वसूली की जा सकती है, या चौथा कहता है कि यदि सूचना का वाणिज्यिक मूल है तो कानून द्वारा संरक्षित होगी। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा कि डगलस बनाम हेलो में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में तर्क था कि सूचना का वाणिज्यिक मूल है तो कानून द्वारा संरक्षित होगी।
अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 226 कहता है कि टेरी एक रोजगार एजेंसी के कार्यालय में आयोजित एक स्वागत समारोह में भाग ले रहा है। वह उस क्षेत्र से दूर भटकता है जहां रिसेप्शन हो रहा है और एक कार्यालय में चला जाता है। दरवाजा खुला था। वह एक फाइल के पन्नों को देखता है जो डेस्क पर थी और उसे पता चलता है कि उसका बॉस अपने नियोक्ता के मुख्य प्रतिस्पर्धियों में से एक में शामिल होने के लिए बातचीत कर रहा है। तो कौन सा कथन सही होगा? आपको इसमें से कथन बताना है कि पहला कहता है कि टेरी ड्यूटी पर नहीं है क्योंकि उसने रिसेप्शन का गेट क्रैश कर दिया था। दूसरा कहता है कि टेरी एक कर्तव्य के अधीन है क्योंकि मामले में सभी परिस्थितियों में उसे यह महसूस करना चाहिए कि फाइल गोपनीय जानकारी है। यहाँ पे आपका सही विकल्प होगा कि टेरी एक कर्तव्य के अधीन है क्योंकि मामले में सभी परिस्थितियों में उसे यह महसूस होना चाहिए था कि फाइल में गोपनीय जानकारी है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि पेशेवर सलाहकार के अपने ग्राहक के प्रति विश्वास का कर्तव्य होने की संभावना है। जो पेशेवर सलाहकार हैं उनमें अपने ग्राहकों के प्रति विश्वास के कर्तव्य होने की संभावना है। तो पहला कहता है कि केवल अगर अनुबंध कहता है कि वे करते हैं। दूसरा कहता है कि केवल अगर और उस हद तक उसमें पेशेवर नियम है कि वे करते हैं। तीसरा कहता है क्योंकि सलाहकार ग्राहक संबंध तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि सलाहकार ग्राहक की जानकारी को गुप्त नहीं रखता है। या चौथा कहता है केवल उस जानकारी के संबंध में जो क्लाइंट को उन्हें अनुबंध के अंतर्गत प्रदान करता है। यहाँ पे आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, क्योंकि सलाहकार ग्राहक संबंध तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि सलाहकार ग्राहक की जानकारी को गुप्त नहीं रखता है। अगला प्रश्न कहता है विश्वास के कर्तव्य का उल्लंघन किसके द्वारा किया जाता है। जो विश्वास के कर्तव्य है, विश्वास के कर्तव्य का उल्लंघन किसके द्वारा किया जाता है। पहला कहता है गोपनीय जानकारी प्राप्त करना। दूसरा कहता है गोपनीय जानकारी व्यावसायिक उपयोग करना जहां आप उस जानकारी के संबंध में विश्वास के कर्तव्य के अधीन हैं। या तीसरा कहता है गोपनीय जानकारी प्राप्त करना बशर्ते वह गैर कानूनी रूप से प्राप्त की गई हो। या चौथा कहता है किसी और को गोपनीय जानकारी का उचित ध्यान रखने में विफल रहने के परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप इसे प्रकाशित किया गया है। तो आपका विकल्प नंबर बी सही होगा कि गोपनीय जानकारी का व्यावसायिक उपयोग करना जहां आप उस जानकारी के संबंध में विश्वास के कर्तव्य के अधीन हैं। ध्यान रखें, विश्वास के कर्तव्य का उल्लंघन किसके द्वारा किया जाता है। तो विश्वास के कर्तव्य का उल्लंघन किसी गोपनीय जानकारी का व्यावसायिक उपयोग करना जहां आप उस जानकारी के संबंध में विश्वास के कर्तव्य के अधीन हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 229, जहां रोजगार के अनुबंधों का संबंध है वहां विश्वास का नियम कितना भिन्न क्यों दिखाई देता है। आपको इसका 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना है कि जहां रोजगार के अनुबंधों का संबंध है वहां विश्वास का नियम इतना भिन्न क्यों दिखाई देता है। पहला कहता है कि यहाँ कर्मचारियों के कर्तव्यों की प्रकृति। दूसरा कहता है सार्वजनिक नीति के विचार। तीसरा कहता है अनुबंध कानून। या चौथा कहता है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी तीनों विकल्प आपके सही हैं कि कर्मचारी के कर्तव्यों की प्रकृति भी और सार्वजनिक नीति के विचार तथा अनुबंध कानून सभी आपके सही हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कार्यरत रहते हुए कर्मचारियों को चाहिए। अब आपको बताना है कि कार्यरत रहते हुए कर्मचारियों को चाहिए। पहला कहता है अपने कर्तव्यों का पालन सावधानी और कुशलता से करें। दूसरा कहता है कि प्रतिस्पर्धी व्यवसाय को शुरू ना करें। तीसरा कहता है अपने नियोक्ता के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहिए। या चौथा कहता है कि नियोक्ता को सभी जानकारी का खुलासा करें जो उसके लिए सहायक हो सकती हैं। आपका विकल्प नंबर सी सही होगा कि अपने नियोक्ता के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक कर्मचारी को रोजगार छोड़ने के बाद उसका विश्वास का कर्तव्य। एक कर्मचारी अगर रोजगार को छोड़ देता है तो उसके विश्वास का क्या कर्तव्य होगा। पहला कहता है कि ऐसी जानकारी को शामिल नहीं करता जो कर्मचारी के कौशल और ज्ञान का हिस्सा है और जिसे कर्मचारी के अपने दिमाग में ले सकता है। दूसरा कहता है ऐसी जानकारी को शामिल नहीं करता है जो कर्मचारी को दूसरी नौकरी पाने में मदद करेगी। ऐसा तो नहीं है। तीसरा कहता है केवल वह जानकारी शामिल करता है जो नियोक्ता के कर्मचारी को गोपनीय बताता है। यह भी कथन नहीं होगा। चौथा कहता है कि उन सभी सूचनाओं को शामिल करता है जो सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है। अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा कि ऐसी जानकारी को शामिल नहीं करता जो कर्मचारी के कौशल और ज्ञान का हिस्सा है और जिसे कर्मचारी अपने दिमाग में ले सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है यूरोपीय कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत निजी और पारिवारिक जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह किसी व्यक्ति के बारे में निजी जानकारी प्रकाशित ना करे
ऐसा करना उस व्यक्ति के कन्वेंशन के अधिकार का उल्लंघन होगा, ऐसा नहीं है। दूसरा कहता है अन्य मामलों को कन्वेंशन के अधिकार के खिलाफ संतुलित करना पड़ सकता है। या तीसरा कहता है निजी और पारिवारिक जीवन का अधिकार पूरी तरह से विश्वास के कानून के माध्यम से लागू होता है। या चौथा कहता है विश्वास के कानून उन सूचनाओं के प्रकाशन को रोकेगा जो अधिकार का उल्लंघन करती हैं, भले ही वह जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र में हो। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा कि निजी और पारिवारिक जीवन का अधिकार पूरी तरह से विश्वास के कानून के माध्यम से लागू होता है। ध्यान रखें, निजी और पारिवारिक जीवन का अधिकार पूरी तरह से विश्वास के कानून के माध्यम से लागू होता है। अगला प्रश्न कहता है स्प्रिंग बोर्ड सिद्धांत। स्प्रिंग बोर्ड सिद्धांत आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना है कि स्प्रिंग बोर्ड सिद्धांत सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद जानकारी की सुरक्षा करता है। ये दूसरा कहता है केवल उस जानकारी के लिए प्रासंगिक है जिसे सार्वजनिक क्षेत्रीय जानकारी से उत्पन्न किया जा सकता है। तीसरा कहता है केवल पूर्व कर्मचारियों पर लागू होता है। या चौथा कहता है केवल तकनीकी जानकारी पर लागू होता है। तो जो स्प्रिंग बोर्ड सिद्धांत है केवल उस जानकारी के लिए प्रासंगिक है जिसे सार्वजनिक क्षेत्रीय जानकारी से उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि यूरोपीय पेटेंट कन्वेंशन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपको 4 कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कि यूरोपीय पेटेंट कन्वेंशन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है कि यह सभी सदस्य राज्यों को कवर करने वाले एकल पेटेंट का प्रावधान करता है। या दूसरा कहता है यह एक यूरोपीय यूनियन संधि है। या तीसरा कहता है यह यूरोपीय पेटेंट कार्यालय स्थापित करता है जो यूरोपीय पेटेंट देने और लागू करने से संबंधित है। या चौथा कहता है यह सदस्य राज्यों के पेटेंट कानूनों में सामंजस्य स्थापित करता है। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा कि यह सदस्य राज्यों के पेटेंट कानूनों से में सामंजस्य स्थापित करता है। अगला प्रश्न आपका कहता है पेटेंट के लिए आवेदन करने के लिए एक निवेशक को यह करना होगा। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना है कि पेटेंट के लिए आवेदन करने के लिए एक निवेशक को क्या करना होगा। पहला कहता है पेटेंट कार्यालय में एक आवेदन दाखिल करे जो औपचारिक और तकनीकी आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए, सही है। दूसरा कहता है वे जिसे पेटेंट की मांग कर रहा है उसका पूरा विवरण तैयार करे जिसके बाद में संशोधित नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तीसरा कहता है प्रदर्शित करे कि उसका आविष्कार काम करता है, ये भी नहीं है। चौथा कहता है उस तारीख का उल्लेख करे जिस दिन आविष्कार पहली बार अभ्यास के लिए कम कर दिया गया था। यहाँ पे आपका विकल्प नंबर ए सही होगा कि पेटेंट के लिए आवेदन करने के लिए पेटेंट कार्यालय में एक आवेदन दाखिल करे और औपचारिक और तकनीकी आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन S1PA 1977 में बहिष्कृत श्रेणियों के बारे में है। कहता है कुछ भी जो अपवर्जित नहीं है पेटेंट योग्य है। दूसरा कहता है कुछ भी जो बाहर नहीं है और एक आविष्कार के लिए एक पेटेंट है और पेटेंट योग्य है। तीसरा कहता है कि ईपीओ के अनुसार अपवर्जित श्रेणियों गैर तकनीकी विषय वस्तु के उदाहरण है। या चौथा कहता है यूके कोर्ट ऑफ अपील के अनुसार एक पेटेंट आविष्कारशील कदम और नवीनता बहिष्कृत क्षेत्रों के बारे में होनी चाहिए। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा कि ईपीओ के अनुसार अपवर्जित श्रेणियों गैर तकनीकी विषय वस्तु के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि जैव प्रौद्योगिकी आविष्कार की पेटेंट योग्यता निम्नलिखित में से किस तरीके से सीमित है। आपको बताना है कि जैव प्रौद्योगिकी आविष्कारों की पेटेंट योग्यता किस तरीके से सीमित है। पहला विकल्प आपका कहता है मानव जीवन से संबंधित पेटेंट का पेटेंट नहीं कराया जा सकता। दूसरा कहता है कि आनुवंशिक अनुक्रमों को स्वयं पेटेंट नहीं किया जा सकता। तीसरा कहता है कि जिन आविष्कारों में से मनुष्यों या जानवरों को पीड़ा अर्थात कष्ट होता है उनका पेटेंट नहीं कराया जा सकता है। या चौथा कहता है चिकित्सा उपचार से संबंधित पेटेंट सामग्री पेटेंट नहीं किए जा सकते हैं। आपका विकल्प नंबर बी सही होगा कि आनुवंशिक अनुक्रमों को स्वयं पेटेंट नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि नवीनता की कमी के लिए एक पेटेंट अमान्य होगा यदि दावे के अंतर्गत आने वाले उत्पादों की प्राथमिकता तिथि से पहले जनता को बेच दिया जाता है। नहीं, दावे की प्रक्रिया की व्यावसायिक रूप से प्राथमिक तिथि से पूर्व किया गया है, ये भी नहीं है। यह कहता है कि उत्पाद का विवरण उत्पाद दावे के मामले में प्राथमिकता तिथि से पहले प्रकाशित किया गया था, ये भी नहीं है। चौथा विकल्प कहता है कि दावा किए गए उत्पाद को कैसे बनाया जाए इसका वर्णन करने वाला एक वीडियो इंटरनेट पर प्राथमिक तिथि से पहले प्रकाशित किया गया था। तो विकल्प नंबर डी आपका सही होगा कि नवीनता की कमी के लिए पेटेंट अमान्य होगा यदि दावा किए गए उत्पाद को कैसे बनाया जाए इसका वर्णन करने वाला एक वीडियो इंटरनेट पर प्राथमिकता तिथि से पहले प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक पेटेंट में दावा किया गया आविष्कार स्पष्ट है यदि कब स्पष्ट है? यदि कुशल व्यक्ति बिना किसी बोझ के दावा किए गए आविष्कार को विकसित करता है। नहीं, यदि एक कुशल व्यक्ति
एक कुशल व्यक्ति को आविष्कार द्वारा हल की गई समस्या के समाधान के साथ आने के लिए निर्देशित किया गया था तो उसे दावा किया गया आविष्कार मिल गया हो, यह भी नहीं है। कहता है यदि कुशल व्यक्ति पूर्व कला के विशेष टुकड़े में काम कर रहा है और वह सामान्य ज्ञान के ध्यान रखते हुए हल करने के लिए एक समस्या की पहचान करता है और इसे हल करने के लिए दावा किया गया आविष्कार पाया जाता है, तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा। एक पेटेंट दावा किया गया आविष्कार स्पष्ट है यदि कुशल व्यक्ति पूर्व कला के किसी विशेष टुकड़े में काम कर रहा है और सामान्य से सामान्य ज्ञान का ज्ञान में रखते हुए हल करने के लिए एक समस्या की पहचान करता है और इसे हल करने में दावा किया गया आविष्कार पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि दावे के समर्थन और शिक्षण की पर्याप्तता की संबंध कानूनी अवधारणाएं दावा किए गए और विवरण की सामग्री के बीच संबंध को नियंत्रित करती है। इन आवश्यकताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखें, गलत कथन पूछा गया है। पहला कहता है आविष्कार को दावों की चौड़ाई में एक सक्षम फैशन में सिखाया जाना चाहिए, सही है। दूसरा कहता है बशर्ते दावे का एक अवतार सिखाया जाता है और अन्य आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, सही है। तीसरा कहता है विवरण की पूर्व कला से दावों को अलग करना चाहिए, यह भी सही है। चौथा कहता है कुशल व्यक्ति को बिना किसी बोझ के दावे की संपूर्ण चौड़ाई में आविष्कार को अंजाम देने में सक्षम होना चाहिए, आपका विकल्प नंबर डी गलत होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि किरीन अमेजन बनाम ट्रांसकैरियोटिक उपचार 2002 में समकक्षों के सिद्धांत को अपनाया गया, नहीं। या कहता है कि व्याख्या का दावा करने के लिए पिछले यूके दृष्टिकोण की पुष्टि की गई। या तीसरा कहता है कि यह माना गया कि इम्प्रूवर में निर्धारित तथाकथित प्रोटोकॉल प्रश्न कुछ मामलों में उपयोगी थे लेकिन दूसरों में नहीं। या चौथा कहता है माना कि दावे की व्याख्या के लिए दावे में शाब्दिक शब्दों पर ध्यान की आवश्यकता है, ये भी नहीं होगा। अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही होगा कि यह माना गया कि इम्प्रूवर में निर्धारित तथाकथित प्रोटोकॉल प्रश्न कुछ मामलों में उपयोगी थे लेकिन दूसरों में नहीं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि आप निम्न द्वारा पेटेंट का उल्लंघन कर सकते हैं। आप पेटेंट का उल्लंघन कब कर सकते हैं? पहला कहता है कि अपने निजी इस्तेमाल के लिए उत्पाद बनाना, ये पेटेंट का उल्लंघन होगा, नहीं। दूसरा कहता है कि आविष्कार के लिए विभिन्न उत्पाद बनाना ताकि उसकी तकनीकी प्रभावशीलता पर शोध किया जा सकते, नहीं। तीसरा कहता है उत्पाद के मुख्य घटकों को बेचना, साथ में नट बोल्ट केबल टाई आदि जैसे सामान्य रूप से उपलब्ध फास्टेनिंग घटकों का उपयोग करके इसे कैसे इकट्ठा करना, इस पर निर्देश देना। या चौथा कहता है कि अपनी वेबसाइट पर उत्पाद के चित्र को प्रकाशित करना। तो विकल्प सी आपका सही होगा कि पेटेंट का उल्लंघन आप तब कर सकते हैं जब उत्पाद के मुख्य घटकों को बेचना, साथ में नट बोल्ट केबल टाई आदि जैसे सामान्य रूप से उपलब्ध फास्टेनिंग घटकों का उपयोग करके इसे कैसे इकट्ठा करना, इस पर निर्देश देना। अगला प्रश्न आपका कहता है निराधार खतरों के लिए कार्यवाही के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि निराधार खतरों के लिए कार्यवाही के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है कार्यवाही योग्य होने के लिए खतरा लिखित में होना चाहिए, नहीं। दूसरा कहता है निर्माताओं या आयातकों को धमकाना ठीक है। तीसरा कहता है खतरे को प्राप्त करने वाले कुशल व्यक्ति का दृष्टिकोण माना जाता है। या चौथा कहता है केवल धमकी देने वाले व्यक्ति पर ही कार्यवाही किया जा सकता है। तो आपका विकल्प नंबर बी सही होगा कि निर्माताओं और आयातकों को धमकाना ठीक है, ये कथन सत्य है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि डिजाइन राइट की अवधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? आपको 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि डिजाइन राइट की अवधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है। पहला कथन आपका कहता है कि डिजाइनर जो अपने डिजाइन बनाने के 5 साल के अंतर्गत बाजार में नहीं आते हैं वे कुछ सुरक्षा खो देते हैं, यह कथन आपका बिल्कुल सही है। अगला कथन कहता है कि यह 15 वर्ष तक रहता है, नहीं। 15 वर्ष तक नहीं रहता है, 20 वर्ष तक रहता है। अगला कहता है कि किसी उत्पाद के 5 वर्षों के विपणन मार्केटिंग के बाद अधिकार लाइसेंस उपलब्ध होता है, ऐसा नहीं है। तीसरा कहता है यह 10 साल तक रहता है, यह भी नहीं। अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा कि डिजाइनर जो अपने डिजाइन बनाने के 5 साल के अंतर्गत बाजार में नहीं आते हैं वे कुछ सुरक्षा खो देते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 245 कहता है कि पंजीकृत डिजाइन कानून पर यूरोपीय संघ के कानून का प्रभाव है। पहला कहता है कि डिजाइन OHIM के लिए लागू किया जाना चाहिए। दूसरा कहता है कि राष्ट्रीय पंजीकृत डिजाइन अपने पहले से मौजूद कानून को लागू करना जारी रखते हैं। या तीसरा कहता है पूरे EU अर्थात यूरोपीय यूनियन में एक सामंजस्यपूर्ण पंजीकृत डिजाइन कानून प्रदान करने के लिए। या चौथा कहता है कि सदस्य राज्यों से
सदस्य राज्यों में पहले लागू होने वाली चीजों के आकार के लिए अन्य सभी प्रकार के संरक्षण को समाप्त करने के लिए। यहाँ पे आप विकल्प नंबर आपका सी सही होगा। पंजीकरण डिजाइन कानून पर यूरोपीय संघ के कानून का प्रभाव है, तो यह पूरे यूरोपीय यूनियन में एक सामंजस्यपूर्ण पंजीकृत डिजाइन कानून प्रदान करने के लिए है, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है इनमें से कौन सा कथन पासिंग ऑफ की सामान्य प्रकृति के बारे में सही है। अब आपको बताना है कि पासिंग ऑफ की सामान्य प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कहता है कि प्रतिवादी को नुकसान का कारण बनना चाहिए, नहीं। दूसरा कहता है गलत बयानबाजी जानबूझकर होनी चाहिए, ये भी नहीं। तीसरा कहता है पासिंग ऑफ वर्णनात्मक शब्दों के उपयोग की सुरक्षा नहीं करता, ये भी नहीं। तीसरा कहता है एक गलत प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो आपका एक कथन डी आंसर सही होगा कि एक गलत प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका कहता है ख्याति अर्थात गुडविल जिसे पारित करने का कानून संरक्षित करता है। आपको बताना है कि ख्याति अर्थात गुडविल जिसे पारित करने का कानून संरक्षित करता है। पहला कहता है माल बेचने या सेवाएं प्रदान करने की व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित होना चाहिए, नहीं। दूसरा कहता है दावा जारी होने के समय मौजूद होना चाहिए, यह भी नहीं। तीसरा कहता है प्रतिवादी की गतिविधियों के समय मौजूद होना चाहिए जिससे शिकायत की गई है, बिल्कुल सही। या चौथा कहता है दावेदार की गतिविधियों के समाप्त होने के बाद अस्तित्व समाप्त हो जाता है, यह नहीं। अर्थात ख्याति अर्थात गुडविल पारित करने का कानून संरक्षित करता है कि प्रतिवादी की गतिविधियों के समय मौजूद होना चाहिए जिसकी शिकायत की गई है। अगला प्रश्न आपका कहता है पासिंग ऑफ में गलत बयानी, और पासिंग ऑफ में है इसमें गलत बयानी क्या है। पहला विकल्प कहता है प्रतिवादी के उत्पादों या सेवाओं के स्रोत से संबंधित होना चाहिए, नहीं। दूसरा कहता है कि पैकेजिंग या प्रचार सामग्री पर बनाया जाना चाहिए, नहीं। तीसरा कहता है दावेदार के उत्पादों के बारे में होनी चाहिए, नहीं। या चौथा कहता है कि शायद माल की गुणवत्ता के बारे में गलत बयानी। तो आपका विकल्प डी सही होगा कि शायद माल की गुणवत्ता के बारे में गलत बयानी। अगला प्रश्न आपका कहता है गलत बयानी अवश्य होनी चाहिए। अब आपको बताना है कि गलत बयानी अवश्य होनी चाहिए। जनता के बहुमत को गुमराह करना, दूसरा कहता है जनता के एक बड़े हिस्से को गुमराह करना, या तीसरा कहता है प्रतिवादी के उत्पादों या सेवाओं के लिए ग्राहकों में पर्याप्त भाग को गुमराह करना। आपका विकल्प सी सही होगा। या चौथा विकल्प कहता है प्रतिवादी के उत्पादों या सेवाओं के लिए एक उचित रूप से चौकस ग्राहक को गुमराह करना। तो चौकस ग्राहक को गुमराह नहीं किया जा सकता है, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक गलत बयानी के लिए जो कार्यवाही योग्य होने के लिए प्रभावी है इससे दावेदार को नुकसान होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान का एक मान्यता प्राप्त नहीं है। पहला कहता है कि आपको बताना है कि कौन सा नुकसान मान्यता प्राप्त रूप में नहीं है। पहला कहता है प्रतिवादी के उत्पादों और या सेवाओं पर गुणवत्ता नियंत्रण की कमी से उत्पन्न होने वाली हानि, या दूसरा कहता है किसी ब्रांड की विशिष्टता का नुकसान। तीसरा कहता है व्यापार करने के अवसरों का नुकसान। या चौथा कहता है दावेदार की ओर से परेशान। आपका विकल्प डी सही होगा कि दावेदार की ओर से परेशान। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है रिवर्स पासिंग ऑफ वह जगह है जहां प्रतिवादी दावेदार के सामान के बारे में प्रतिनिधित्व करता है। आपका दूसरा कथन कहता है विस्तारित पासिंग के अधिकार को सामूहिक प्रवर्तन शामिल है। तीसरा कहता है विस्तारित पासिंग के लिए उत्पादों को अनुमोदित विनिर्देश के अनुरूप होना आवश्यक है। या चौथा कहता है विस्तारित पासिंग ऑफ में मुकदमा करने के लिए दावेदार को एक प्रासंगिक व्यापार के संघ में होना चाहिए। तो आपका विकल्प नंबर ए सही है कि रिवर्स पासिंग ऑफ वह जगह है जहां प्रतिवादी दावेदार के सामान के बारे में प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह चित्रमय निरूपण में सक्षम नहीं हैं। जो चित्रमय निरूपण होता है इनमें से कौन से चिन्ह सक्षम नहीं है। पहला कहता है एक गंध, तो गंध तो सक्षम नहीं है। दूसरा कहता है एक ही रंग, सक्षम है। तीसरा कहता है एक शब्द या ग्राफिक प्रतीक। चौथा कहता है एक ध्वनि। तो आपका विकल्प नंबर ए सही होगा कि एक गंध। अगला प्रश्न आपका कहता है कला के अंतर्गत आपत्तियां 3.1 सी निर्देश का कला के संबंध में आपत्तियां। तो पहला कहता है कि वर्णात्मक अंकों को पंजीकृत होने से रोके। दूसरा कहता है कि उन चिन्हों पर लागू करें जिनका उपयोग माल का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। तीसरा कहता है उन चिन्हों पर लागू करें जहां चिन्ह का पंजीकरण माल को ठीक से वर्णित करने से रोकेगा। या चौथा कहता है 5 साल के उपयोग के बाद दूर किया जा सकता है। तो आपका विकल्प नंबर बी सही होगा कि कला के अंतर्गत आपत्तियां उन चिन्हों पर लागू करें जिनका उपयोग माल का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है धारा एस
आपको धारा S32TMA के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस आकृति चिन्ह को पंजीकृत से मना किया जा सकता है। आपको आकृति चिन्ह बताना है जिसको पंजीकृत से मना किया जा सकता है। पहला कहता है कि इत्र के लिए रग्बी बाल का आकार, इसको मना किया जा सकता है। इत्र के लिए रग्बी बाल का आकार को मना किया जा सकता है। दूसरा कहता है नींबू के रस के लिए नींबू का आकार। तीसरा कहता है कि बॉल बेयरिंग के लिए एक गोला। चौथा कहता है बोतल बंद गैस के लिए एक बेलनाकार आकार। तो यहाँ पे आपके 3 विकल्प सही है, लेकिन आपका विकल्प नंबर ए सही है कि इत्र के लिए रग्बी बाल का आकार को पंजीकरण से मना किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्न में से कौन सा कथन पहले से ट्रेडमार्क के अवरोध शक्ति के समान, पहले से ट्रेडमार्क की अवरोध शक्ति के लिए भ्रम परीक्षण के बारे में सत्य है, जहां सामान या निशान समान नहीं हैं। आप प्रश्न को फिर एक बार समझें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पहले से ट्रेडमार्क की अवरोध शक्ति के लिए भ्रम परीक्षण के बारे में सत्य है, जहां सामान या निशान समान नहीं हैं। तो पहला कहता है संबंध का कारण होना चाहिए, यह भी नहीं। तीसरा कहता है वस्तुओं और चिन्हों की समानता से उत्पन्न होने वाले माल के व्यापार मूल्य के बारे में भ्रम होना चाहिए। या चौथा कहता है कि यह तय करते समय कि क्या भ्रम है, पिछले चिन्ह के मालिकों के समान द्वारा अर्जित किसी भी प्रतिष्ठा को अनदेखा किया जाना चाहिए। तो आपका विकल्प नंबर सी सही है कि वस्तुओं और चिन्हों की समानता से उत्पन्न होने वाले माल के व्यापार मूल्य के बारे में भ्रम होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुचित लाभ के S53TMA अंतर्गत ट्रेडमार्क के लिए एक आवेदन को अवरुद्ध करने के संबंध में सही नहीं है। अब आपको बताना है कि कौन सा ट्रेडमार्क के विरुद्ध आवेदन करने के लिए अवरुद्ध करने के संबंध में सही नहीं है। पहला कहता है जिस सामान के लिए साइन का उपयोग किया जाता है उन पर सामानों के समान नहीं होना चाहिए जिसके लिए पंजीकृत है। अगला विकल्प कहता है कि संकेत को उपभोक्ताओं की आंखों के में निशान को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा कहता है चिन्ह के तहत बेचे गए सामान के लिए ग्राहकों के बीच चिन्ह की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। या चौथा कहता है यदि चिन्ह के समान है और बिना किसी कारण के उपयोग किया जाता है तो किसी भी लाभ को अनुचित माना जाएगा। यहाँ आपका विकल्प नंबर ए सही होगा। आपसे पूछा गया है कि उस कथन का चयन करें तो अनुचित लाभ S53TMA अंतर्गत ट्रेडमार्क के लिए एक आवेदन को अवरुद्ध करने के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ पर जिस सामान के लिए साइन का उपयोग किया जाता है वह उन सामानों के समान नहीं होना चाहिए जिसके लिए चिन्ह पंजीकृत है, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है एस के प्रयोजन के लिए 53TMA एक चिन्ह का उपयोग पहले से चिन्ह के विशिष्ट चरित्र के लिए हानिकारक है यदि, पहला कहता है कि यदि यह पहले से चिन्ह के स्वामी के उत्पादों के लिए ग्राहकों के आर्थिक व्यवहार को प्रभावित करेगा। दूसरा कहता है यह ग्राहकों को पहले से मालिक के उत्पादों के बारे में कम सोचने के लिए प्रेरित करेगा। या तीसरा कहता है यह अपने ब्रांड से पहले के मार्क मालिक के विपणन में हस्तक्षेप करेगा। या चौथा कहता है इससे पहले के निशान के मालिक का नुकसान होगा। तो आपका विकल्प ए सही है, यह पहले से चिन्ह के स्वामी के उत्पादों के लिए ग्राहकों के आर्थिक व्यवहार को प्रभावित करेगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि 10(3) के अंतर्गत ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने के लिए प्रतिवादी को वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में अपने चिन्ह का उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब है कि चिन्ह का कोई उपयोग या उल्लंघन कर सकता है। दूसरा कहता है कि उपयोग ऐसा होना चाहिए कि जनता इसे उत्पादों और सेवाओं के लिए एक ब्रांड पहचानकर्ता के रूप में समझे। तीसरा कहता है कि उपयोग इस तरह होना चाहिए कि मार्क के मालिक के सामान के साथ व्यवहार के संबंध को इंगित किया जा सके। या चौथा कहता है उपयोग ट्रेडमार्क के कार्यों में से एक के विपरीत होना चाहिए। तो विकल्प नंबर डी आपका सही है, उपयोग ट्रेडमार्क के कार्यों में से एक के विपरीत होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका कहता है बचाव में S11(2)TMA किसी और के ट्रेडमार्क के उपयोग को प्रयुक्त करता है जहां उपयोग औद्योगिक या वाणिज्यिक मामले में ईमानदार प्रथाओं के अनुसार होता है। और पहला कहता है विकल्प कि चिन्ह उपयोगकर्ता के अपने ट्रेडमार्क से कम प्रमुख है। दूसरा कहता है चिन्ह का उपयोग चिन्ह के स्वामी के माल का वर्णन करने के लिए होता है। तीसरा कहता है बिक्री के बिंदु पर निशान दिखाई नहीं दे रहा है। या चौथा कहता है चिन्ह का उपयोग वस्तुओं और या सेवाओं के गुणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसका उपयोग के संबंध में किया जा रहा है। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा कि चिन्ह का उपयोग वस्तुओं या सेवाओं के गुणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसका उपयोग के संबंध में किया जा रहा है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 200
60 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस ट्रेडमार्क का उल्लंघन नहीं करेगा जहां मूल रूप से यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र के विपणन के लिए किए गए वास्तविक उत्पादों का फिर से बेचा जाता है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन उस ट्रेडमार्क का उल्लंघन नहीं करेगा जहां मूल रूप से यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में विपणन किए गए वास्तविक उत्पादों को फिर से बेचा जाता है। तो आपका पहला विकल्प कहता है कि मूल ट्रेडमार्क वाले पैकेजों में उन्हें DIY व्यापार के लिए और अधिक आकर्षक बनाने के लिए मूल रूप से बड़े पैक में बेचे जाने वाले नट और बोल्ट को दोबारा पैक करना होगा। यह आपका रिपीटेड प्रश्न है, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा कि मूल ट्रेडमार्क वाले पैकेजों में उन्हें DIY व्यापार के लिए और अधिक आकर्षक बनाने के लिए मूल रूप से बड़े पैकेट में बेचे जाने वाले नट और बोल्ट को दोबारा पैक करना। अगला प्रश्न आपका कहता है किसी आविष्कार का पेटेंट क्यों कराया जाना चाहिए। ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है कि किसी आविष्कार को पेटेंट क्यों कराया जाना चाहिए। तो आपका विकल्प नंबर सभी विकल्प सही हैं कि यह एक पेटेंट योग्य आविष्कार को सुरक्षा प्रदान करता है, यह आविष्कार को कानूनी मान्यता भी देता है तथा यह दूसरों को इस तथ्य से अवगत कराता है कि आविष्कार किसका है तथा किसी आविष्कार को पेटेंट कराने से आविष्कार से संबंधित उपयोगी डेटा आगे के अनुसंधान और विकास के लिए अन्य आविष्कारों के लिए उपलब्ध हो जाता है। अर्थात उपयुक्त में से सभी चारों कथन सही हैं, तो विकल्प डी आपका सही होगा। ये आपका रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका एक पेटेंटी के अधिकार है। यह भी आपका रिपीटेड प्रश्न है। एक पेटेंटी के सभी अधिकार हैं कि बेचे या वितरित करे, लाइसेंस भी है, संपत्ति दूसरे को सौंपे, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक गलत बयानबाजी के लिए जो कार्यवाही होने के लिए प्रभावी है, इससे दावेदार को नुकसान होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान को एक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। यह भी आपका रिपीटेड प्रश्न है कि दावेदार की ओर से परेशान करना। अभी हम इस प्रश्न को इसके पहले भी पढ़ चुके हैं और इस प्रश्न को रिपीट किया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यह भी आपका रिपीटेड प्रश्न है कि रिवर्स पासिंग आपकी जगह जहां प्रतिवादी दावेदार के सामान के बारे में प्रतिनिधित्व करता है, यह कथन आपका सत्य है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि डिजाइन राइट की अवधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है। ध्यान रखें यह प्रश्न भी आपका रिपीटेड प्रश्न है कि डिजाइन को जो अपने डिजाइन बनाने के 5 साल के अंतर्गत बाजार में नहीं आते हैं वे अपनी सुरक्षा खो देते हैं, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है पंजीकृत डिजाइन कानून पर यूरोपीय संघ के कानून का प्रभाव है। आपको बताना है यूरोपीय संघ के कानून का प्रभाव है। यह प्रश्न भी आप पहले याद कर चुके हैं कि यह पूरे EU अर्थात यूरोपीय यूनियन में एक सामंजस्यपूर्ण पंजीकरण डिजाइन कानून प्रदान करने के लिए है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक और साहित्यिक, नाटकीय, संगीत, कलात्मक कृतियां, आधिकारिक कार्य और दूसरी ओर ध्वनि रिकॉर्डिंग, फिल्म प्रसारण, प्रकाशित संस्करणों के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है कि गैर आधिकारिक कार्यों को संरक्षित करने के लिए मूल होना चाहिए या अन्य कार्यों का मूल होना जरूरी नहीं है। यह भी प्रश्न आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कृति का उदाहरण नहीं है। आपको साहित्यिक कृति का उदाहरण नहीं है। पहला कहता है कि एक उपन्यास में एक चरित्र, या दूसरा कहता है एक खरीदारी की सूची, एक पाठ्यपुस्तक, एक कंप्यूटर प्रोग्राम या एक बस की समय सारणी। यहाँ आपका विकल्प ए सही होगा कि एक उपन्यास के एक चरित्र। यह भी आपका प्रश्न आप इससे पहले याद कर चुके हैं। यहाँ पे आपका रिवीजन के तौर पर इन प्रश्नों को देखा जा रहा है। अगला प्रश्न आपका कहता है कलात्मक कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताना है कि कलात्मक कार्यों के विषय में कौन सा कथन सही है। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा। केवल कलात्मक कार्यों की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले कार्य एस में A4 CDPA संरक्षित करता है। विकल्प नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है किस सम्मेलन में निम्न प्रावधान वर्णित किया गया है कि हस्ताक्षरों राज्यों के नागरिकों को अन्य सभी हस्ताक्षरों राज्यों की बौद्धिक संपदा के समकक्ष अधिकार होगा। पाकिस्तान सम्मेलन, जेनेवा सम्मेलन, बांग्लादेश सम्मेलन या पेरिस सम्मेलन। तो आपका यह पेरिस सम्मेलन के अंतर्गत हुआ था। ध्यान दें आपसे पूछा गया है कि किस सम्मेलन में यह प्रावधान किया गया था। कौन सा प्रावधान कि हस्ताक्षरों राज्यों के नागरिकों को अन्य सभी हस्ताक्षरों राज्यों की बौद्धिक संपदा के समकक्ष अधिकार होना चाहिए। तो यह पेरिस सम्मेलन में कहा गया था। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 171 कहता है कि भौगोलिक संकेत का पंजीकरण कौन करा सकता है। ध्यान दें भौगोलिक संकेत का पंजीकरण कौन करा सकता है। निर्माता, व्यक्ति या कंपनी या इनमें से कोई नहीं, तो निर्माता करा सकता है। भौगोलिक संकेत का पंजीकरण कौन करा सकता है, तो निर्माता करा सकता है, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही है। तो मित्रों आज हम इस सीरीज को पूरी सीरीज को याद कर चुके हैं, जिसमें बौद्धिक संपदा पेपर 2 है, सेमेस्टर 6वें का पेपर 2। आपका पेपर 2 पूरी तरह से समाप्त हो गया है। आगे की भी सीरीज में हम आगे के प्रश्न पत्रों को भी समझेंगे व याद करेंगे। अभी के लिए इस सेशन में इतना ही।
आशा करते हैं कि आपको यह सेशन पूर्णतः समझ में आया होगा तथा आपको प्रश्नों को याद करने में काफी सहायता मिली होगी। तो जो जिन मित्रों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।